आदाब नाजरीन, खास बात तेलंगाना में आप सभी का खैर मकदम। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। इस हफ्ते के डिबेट में हम बात करेंगे यूक्रेन की सूरत हाल और तेलंगाना के तलबा की। नाजरीन, रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग जारी है। यूक्रेन में हिंदुस्तान के 20,000 से ज्यादा तलबा तालीम हासिल कर रहे हैं, जिसमें तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के 3,000 तलबा भी शामिल हैं। जंगजदा मुल्क यूक्रेन में फंसे तेलुगु रियासतों के तलबा को मुल्क वापस लाने के लिए रियासती और मरकजी सतह पर इक़दामात किए जा रहे हैं। तेलंगाना के IT वजीर KTR ने तेलंगाना के तलबा की मुल्क वापसी के लिए खुसूसी तैयारे को रवाना करने का मरकज से मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के तलबा की मुल्क वापसी के अखराजात तेलंगाना हुकूमत अदा करेगी। ज़राए के मुताबिक 1700 से ज़ायद तेलंगाना के तलबा यूक्रेन की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में तालीम हासिल कर रहे हैं। यूक्रेन में जारी जंग की वजह से औलिया तलबा परेशान हैं। सरपरस्तों ने अपने बच्चों की बहिफाजत वापसी की मरकज से अपील की है। और इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ यूक्रेन में फंसे तलबा के सरपरस्त चंद्रशेखर के अलावा TRS लीडर बाचू श्रीनिवास और BJP लीडर TR श्रीनिवास जुड़ेंगे। श्रीनिवास जी, TR श्रीनिवास जी आपका और बाचू श्रीनिवास जी आपका स्वागत है, खैर मकदम है। सर, यूक्रेन में जिस तरह से तेलुगु रियासतों के तलबा फंसे हुए हैं, अब सबकी नज़र मरकज पर है, मोदी सरकार पर है कि उन्हें जल्द से जल्द देश वापस लाया जाए। क्या इस वक्त सूरत हाल है? सरकार क्या इक़दामात, क्या कदम उठा रही है? ये सवाल मेरी तरफ से है जिलानी साहब। TR श्रीनिवास जी आपके लिए। ओके जिलानी साहब, बहुत बहुत आदाब। और श्रीनिवास जी जो मेरे फेलो पैनलिस्ट हैं उनको भी जरा नमस्ते मेरी तरफ से जी। अभी लेटेस्ट सिचुएशन ये है कि जो पहला फ्लाइट जो है रोमानिया से उड़ चुका है, 6:30 बजे मुंबई लैंड होगा और एयरलिफ्ट स्टार्ट हो चुका है सुनिश्चित तरीके से जी। और दूसरा है जो एडवाइजरी इशू हुए हैं एम्बेसी के ऑफिशियल्स के देखरेख में, आप कोऑर्डिनेट करके जितना भी आप जरूर जहां जहां वो बोलते हैं वो आइएगा और पैनिक मत करिए। और जिस तरह से हम एयरलिफ्ट सबको कर रहे हैं आपको भी करेंगे जी। बस ये लॉजिस्टिक्स का और बाकी जो बसेस का और जो अरेंजमेंट्स का है, बॉर्डर पे आपको कोई तकलीफ ना हो, उसका जो प्रोसेस जो होता है स्मूथ लाइन कर रहे हैं जी। और मैं आपको एक बात अभी भी ध्यान दिलाना चाहता हूं। सुषमा स्वराज जी जो हमारे दिवंगत नेता, उन्होंने एक बात बहुत अच्छा बोला था जी। और आज भी वो उसका मतलब निकलता है। अगर आप मंगल ग्रह पे भी फंसते हैं जी, हम वहां से भी आपका हमारी एम्बेसी आपको निकाल के लेके आएंगे जी। इसका यह मतलब है, इंग्लिश में अगर मैं कहूं, नो इंडियन विल बी लेफ्ट बिहाइंड। ये मोदी सरकार जो हमारी सरकार है उसका मोटो है। ठीक। और बस इतना ही बोलूंगा, अपना ध्यान रखें, शेल्टर में रहें और इंतजार करिए मैसेजेस का, और सब कुछ कोऑर्डिनेशन हो रहा है। ठीक है। बाचू श्रीनिवास जी, सरकार ने जो फैसला लिया, जो कदम उठाए हैं, क्या आप इससे सहमत हैं? हेलो जिलानी जी। जी सर। जिलानी जी, मेरा आवाज सुने आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, क्लियर है। हेलो जिलानी जी, मेरे आवाज सुने आ रहा है? आवाज क्लियर आ रही है श्रीनिवास जी। हाँ, पहले आपको न्यूज़ 18 वीक्षकों को नमस्ते, आप सबको नमस्कार है। ये तेलंगाना गवर्नमेंट, तेलंगाना सरकार की तरफ से तेलंगाना के जो बच्चे हैं यूक्रेन में है आज, इसके वजह से ये हमारे IT मिनिस्टर KTR साहब ने ये तो प्रॉपर चैनल के साथ कारोबार करने के है। नेशनल गवर्नमेंट से मिल के काम करने के है, ठीक, जोड़ के काम करने के है। ये नेशनल केंद्र सरकार के नेता जयशंकर सुब्रमण्यम साहब से हमारा KTR साहब ने कल तो ट्वीट किया और बात किया और ने भी बोला जो कुछ पैसे होंगे, चार्जेस होंगे बच्चों वहां से आने के लिए, सभी हमारे तेलंगाना सरकार ने
पे करेंगे उसके लिए। ठीक, ये हम तेलंगाना भवन में आज तेलंगाना बच्चों के लिए तेलंगाना भवन में दिल्ली में जो है इधर हेल्पलाइन पे रखे सो है, और कोई कुछ कहना है तो ये हम मेल आईडी भी दिए जी, क्या sunri@telangana.gov.in और rctelangana@gmail.com को समाचार भिजाए तो हम उन सबसे कोऑर्डिनेट करके और केंद्र सरकार से कोऑर्डिनेट करके हम जितना लोग तेलंगाना के लोग यूक्रेन में है सभी बच्चों को हम इधर सुरक्षित लेके आने के लिए तेलंगाना सरकार। बच्चों श्रीनिवास जी, एक चीज केटीआर ने ये क्यों कहा, केटीआर ने ये क्यों कहा कि हम पे करेंगे, आप पैसे की फिक्र ना करें? क्या मोदी सरकार ये काम नहीं कर रही थी? आपको क्या लगता है? नहीं, इट इज नॉट लाइक दैट, इट इज नॉट लाइक दैट टू स्ट्रेंथन द मोरल। बच्चों को और मोदी सरकार नहीं पे कर सकते वैसा कुछ नहीं। ये हमारा जिम्मेदार है, ये हमारा बच्चों के लिए हम इतना जिम्मेदार ले रहे बोल के। ठीक है, आप जिम्मेदार बोलने के लिए बोले, ये नहीं समझना केंद्र सरकार के पास पैसे नहीं है या है बोल के। हमारे बच्चों को इतना जिम्मेदार है, हम जो कुछ भी पैसे हो, पैसे नहीं है तो पैसे है तो भी परवाह नहीं, पैसे देने के भी तैयार है, पैसे दे के लिए हमारे बच्चों को हम लेके आने के लिए तैयार है। इसमें हमारे को केंद्र सरकार ने मदद होना, और जो लोग बच्चे और यूक्रेन में है उन लोग सीधे सीधे तेलंगाना सरकार के ठीक है। हमारे साथ इस वक्त एक स्टूडेंट के जो है सरपरस्त हैं, गार्जियन है चंद्रशेखर जी। चंद्रशेखर जी, आपका भी स्वागत है। चंद्रशेखर जी, हाँ, आपके वहां पर बच्चे हैं, क्या आप कोई ऐसी जानकारी भी देंगे? इस वक्त क्या स्थिति है? आपके बच्चों से बात हुई है? क्या कुछ आपसे बात हुई? सर, मैं जरूर दे दूंगा जी। सर, जब अभी जो बात किया सर, उनको बहुत बहुत धन्यवाद जी। और जो साहब बोला है वो बहुत अच्छा है, मगर तेलंगाना सरकार ने एक अच्छी बाबू का नाम कुछ दिया था सर जी, जो वो सेम पर्सन को मैं मेरा डिटेल भेजा था, अभी तक कुछ रिस्पॉन्स नहीं है सर। ठीक है, ठीक है। आप और क्या, मैं गवर्नमेंट को ब्लेम करने कर रहा हूँ, मगर क्या है, वो एक फॉर्मेट भेजा था, वो व्हाट्सएप में भेजा था, वो प्रिंट आउट मैं निकाल गया तो पूरा ब्लॉक आ गया। मैं दोबारा फोन किया, दोबारा फोन नहीं उठाया। मैं मीडिया तरफ से मैं सभी लोग को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, या तेलंगाना गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, और नरेंद्र मोदी साहब को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, और केसीआर सर को मैं खुद सिर्फ लगे नमस्कार कर रहा हूँ। सर, जो उधर मेरा भैया का बेटी है, मेरा भैया तो मर गया, एक्सपायर हो गया सर पॉइजन लेके, वो 4 इयर्स हो रही है सर, मेरा पसंद। ठीक है, ठीक है। बाचू श्रीनिवास जी, सुन रहे हैं ना आप इनको? चंद्रशेखर बराबर सुन रहे हैं आप? आई रिक्वेस्ट है तेलंगाना सरकार को, मैं जब लेटर लिखा था सर, मेरा भैया एक्सपायर हो गया था पॉइजन लेके, एमबीबीएस पढ़ रही, कुछ हेल्प कर दो। केसीआर के साथ को मिला था और असरुद्दीन साहब को मिला था, किशन रेड्डी साहब को नहीं। अभी आपकी बच्ची को वापस लाना है, तो इस बारे में क्या सरकार का रिस्पांस मिला चंद्रशेखर जी? सर सरकार को रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है सर, ओनली उधर वो यूनिवर्सिटी में है, यूनिवर्सिटी में 1500 लोग है सर, स्टूडेंट्स है, मेरा अकेला बच्ची नहीं है सर। ठीक, 1500 लोग स्टूडेंट्स है। वो स्टूडेंट कल रात से कुछ खाना नहीं है, पानी नहीं है, वाटर सप्लाई नहीं है सर, और कम्युनिकेशन पूरा बंद है सर, कम्युनिकेशन पूरा बंद है। स्टिल अभी उन लोग अभी अंडरग्राउंड में चले गए सर। ठीक, अभी ब्लंकर में चले गए। टीआर श्रीनिवास जी, बच्चू श्रीनिवास जी, ये आप दोनों से सवाल है, ये दोनों सरकारों से मदद चाहते हैं, लेकिन इनको अभी तक रिस्पांस नहीं मिला है। टीआर श्रीनिवास जी, पहले आप। और एक सर जो केटीआर साहब ने अभी बोल रहे हैं पैसे, जो पेरेंट है जो अभी बात कर रहे थे, उनकी बात मैं सुन रहा था। शेखर जी रुकिए, सुन लीजिए जी। श्रीनिवास जी, उनको बोलिएगा जो भी डिटेल्स हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का जो हेल्पलाइन है, जो डायरेक्ट है दिल्ली में, वहां पे वो अपना दर्ज कराएं, और जो भी ईमेल दिया है उसमें जरा भेजें, और अगर चाहिए मैं भी फॉलो अप करके, अगर मेरे को डिटेल्स फॉरवर्ड करते हैं, मैं जरूर करूंगा। हमने अपनी बात रख दी, सारी चीजें रख दी, लेकिन रिस्पांस अभी तक कुछ नहीं मिल रहा है इनको, परेशानी ये है। हाँ, देखिए मैं एक बात बताता हूं, ये इतना सारा कोऑर्डिनेशन वर्क का एक फ्रेमवर्क डालने में एक आध दिन का हिकअप हो सकता है, मगर मैं उनको अभी भी बोलता हूं, मेरे 20 साल के रेस्क्यू के तजुर्बे जो मैं मिडल ईस्ट से मैं करता था, 2016-17 में 5000 से ज्यादा इंडियंस मैंने ईस्ट
सऊदी अरेबिया से निकाल के लाया जनरल वीके सिंह के साथ काम करके। बिल्कुल, मैं उसके इंडियन गवर्नमेंट निकालेगी जरूर भारतीयों को, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि दूसरे देशों ने जब अपने बच्चों को, जब ये हालात बन रहे थे, बुरे, ये सारी चीजें सामने आ रही थी, उससे पहले ही उन्होंने 2 हफ्तों पहले निकाल लिया था। लेकिन हिंदुस्तानी बच्चों के लिए इतना वक्त लग गया कि जंग शुरू हो चुकी है, बच्चे परेशान होकर मैसेज कर रहे हैं सरकार को, एम्बेसीज को। क्या सरकार से देरी नहीं हुई इसमें, टीआर श्रीनिवास जी? देखिए, लास्ट वीक ऑफ जनवरी में जी एक गूगल फॉर्म निकला था एम्बेसी के वेबसाइट से कि जो जहां पढ़ रहे हैं, कौन कौन सी जगह में अपना रजिस्टर करिए जी। वो 31 ऑफ जनवरी तक था। ठीक। अब जितने हमारे स्टूडेंट मेंबर्स हैं वहां पे यूक्रेन में जी, मैं समझता हूं उन्होंने सोशल मीडिया पूरा मॉनिटर किया होगा, पूरा मॉनिटर करके ये भी देखा होगा। जहां तक ये इवैक्यूएशन का और एडवाइजरीज था, हमारे गवर्नमेंट टाइम टू टाइम दे रहे थे। अब एडवाइजरीज जो ग्राउंड पे रहते हैं उनको तो फॉलो करना पड़ेगा, और जिस तरह से उनको रजिस्टर करके उनको उसी टाइम पे निकलना पड़ता है जी। लेकिन उससे पहले ही देखिए, कई लोगों की बुकिंग थी 22-24 के दरमियान, लेकिन उसी वक्त हमला हो जाता है एयरपोर्ट पर, सारे एयरपोर्ट बंद हो जाते हैं, हवाई सफर का मामला पूरा ठप हो जाता है। तो ऐसे में अब स्टूडेंट्स के लिए बड़ा मसला है। तो क्या हम सिर्फ उन्हें यह कहेंगे कि आप जहां हैं वहीं रुकिए, हम कोशिश कर रहे हैं, हम कोशिश में रह गए सिर्फ? जिलानी साहब, मैं इसके पीछे में एक बात बताता हूं जी। अभी भी एयर स्पेस बंद है कमर्शियल पैसेंजर फ्लाइट लैंड करने में। जो वो ऑल्टरनेट रूट्स और ऑल्टरनेट रूट्स निकालने में जी 4 कंट्रीज के साथ डिप्लोमेटिक जो कोऑर्डिनेशन हो रहा है, उसमें एक आध दिन का हिकअप होगा, मगर वो स्मूथ जरूर जाएगा। आप देखिए, हमारे जो राहुल श्रीवास्तव जी जो एम्बेसडर जी रोमानिया में जी, उन्होंने ही इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, वो ही इज इंश्योरिंग एंड टॉकिंग टू द स्टूडेंट्स हु आर फ्लाइंग। पहले जो फ्लाइट में उन्होंने खुद बात करके उनको अश्योरेंस देके ये भी बोला है, आप अपने जो फंसे हुए बाकी भारतीय उनको ये बोलिएगा घबराए नहीं, हम उनको भी निकालेंगे। ठीक है। चंद्रशेखर जी आप सुन रहे हैं? चंद्रशेखर जी, आप टीआर श्रीनिवास जो बीजेपी की तरफ से हैं, मोदी सरकार के काम के बारे में आप बता रहे हैं, आपकी बच्ची से बात हुई है, जैसा कि वो बता रहे हैं कि 31 तक उनको जो है ये फिलअप करना था फॉर्म और पूरी डिटेल देनी थी ताकि उनको जल्दी वहां से निकाला जाए। तो क्या ये काम किया था आपकी बच्ची ने? सर एक है, हम सर जो अभी सो इंफॉर्मेशन साहब ने बोला था वो अभी तक हमारे को फॉर्म भी नहीं मिला, उधर कम्युनिकेशन भी नहीं बोला है सर। अच्छा बोले तो हम खुद ले लेगा सर, क्यों? मतलब और एक रिक्वेस्ट है, जो सेकंड टाइम फ्लाइट भेजा था क्या सर, सेकंड टाइम वैक्सीन है ना, तो वैक्सीन खत्म होने के बाद फॉर्म आने को 7 डेज लगी सर। ठीक, फॉर्म आने को 7 डेज लगी है। वो 7 डेज में आप कोविड टेस्ट का जो सर्टिफिकेट था, वो सर्टिफिकेट आने को स्टूडेंट को आने को 7 डेज लगा है जी। उसके बारे में प्रॉब्लम हुआ सर, उसमें प्रॉब्लम हुआ है, यूनिवर्सिटी में प्रॉपरली रिस्पॉन्ड नहीं हुआ है। यूनिवर्सिटी बोला था आप चले जाओ, फिर आप जाने के बाद हम ऑफलाइन डाल देगा जी। ठीक, ऐसा भी किया है सर। मैं मोदी सरकार को एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर, जो हो गया, आप किसी हाल से बच्चों की इधर ला लो सर। 18,000 पीपल। चंद्रशेखर एक चीज जानना चाहेंगे, ठीक है, जो हुआ अभी आपकी बच्ची को लाना है तेलंगाना वापस, आपकी बच्ची से कोई बात हुई है इस वक्त? क्या किस सिचुएशन में है आपकी बच्ची? अभी बहुत उनका हाल तो बुरा है सर, वो पूरा बंकर में चले गया। उनको कल सुबह खाना खाया था सर, कल सुबह खाना खाया गए थे, कल नाइट पूरा नींद नहीं है। पावर सप्लाई बंद कर दिया। पावर सप्लाई क्यों बंद कर दिया बोले तो, अगर पावर है तो उन लोग अटैक कर रहे थे। ठीक ऐसे लोग, ठीक है, जो पूरा 1480 पीपल स्टूडेंट्स वो यूनिवर्सिटी में है सर। ठीक है। बाचू श्रीवास जी, आपने चंद्रशेखर को भी सुना और केटीआर एक ट्वीट करके खामोश हो जाते हैं। क्या आपकी सरकार, मोदी सरकार से या फॉरेन एक्सटर्नल मिनिस्ट्री से, जयशंकर जी को तो आपने ट्वीट कर दिया है, आपकी तरफ से क्या कोशिशें हो रही है? बाचू श्रीनिवास जी। ठीक है, टीआर श्रीनिवास जी, जैसा कि चंद्रशेखर कह रहे हैं कि जो हो गया सो हो गया,
अभी भी वही सिचुएशन है, डर और खौफ के माहौल में लोग हैं। तो सरकारी तौर पर इन बच्चों तक पहुंचने के लिए क्या उपाय जो किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, एम्बेसी की तरफ से? सर, 1 घंटे पहले एक एडवाइजरी आया, जहोनी जो बॉर्डर एरिया है जो अपने इंडियन स्टूडेंट्स को जाने के लिए जी, वहां पे उन्होंने एक बात कही है, आप अथॉराइज जो ट्रांसपोर्ट जो होता है उसके थ्रू आइए, कोऑर्डिनेट करके एम्बेसी वालों के करके जरूर आना, ऑन द फुट नहीं। लेकिन टीआर श्रीनिवास जी, चंद्रशेखर जैसे बता रहे हैं कि करंट नहीं है, कम्युनिकेशन खत्म हो गया है और वो लोग जो है बेसमेंट सेलर में कहीं है, शेल्टर दिया गया वहां है, तो पहुंचना तो सरकार को पड़ेगा, बच्चे तो पहुंच नहीं पाएंगे अभी। तो इसके लिए क्या है उपाय? सर, अगर आपने न्यूज रिपोर्ट मॉनिटर किया होगा जी, स्टूडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स वहां पे हैं जो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं इंडियन एम्बेसी के साथ। ठीक, अगर आपने न्यूज सुना होगा, बिल्कुल। और जो जो ग्रुप्स जो हैं उनको कोऑर्डिनेट करके जब जब उनका नंबर आएगा एम्बेसी के अथॉराइज ट्रांसपोर्ट के साथ उनको लेके जा रहे हैं। ठीक, नहीं लेकिन जैसा कि चंद्रशेखर कह रहे हैं कि कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ है अभी तक, स्टूडेंट से तो नहीं हुआ है, क्योंकि वो तो परेशान अपनी जगह ये है कि हमसे कम्युनिकेशन करने के लिए कुछ नहीं है यहां पर। हमें कब पता चलेगा कि हम कैसे जाएंगे, कब जाएंगे, उनको कैसे पता चलेगा स्टूडेंट्स को? सर, मेरा सजेशन ये है, मैं फिर कहता हूं, जो हेल्पलाइन जो बनाया हुआ है जी, वो हेल्पलाइन पे जो हंगेरी, पोलैंड और जहां पे कम्युनिकेशन के लिए डायरेक्ट नंबर्स दिए हुए हैं, दे कैन कॉल देम अप राइट नाउ। उनके बच्ची का नंबर और सब देके आप जरा पूछ सकते हैं वो डिटेल्स। थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि वहां पे करंट डिसरप्शन है, थोड़ा इंटरनेट का डिसरप्शन भी है, मगर इंफॉर्मेशन जरूर मिलेगा। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि इन बच्चों को इंफॉर्मेशन मिलेगी। बच्चू श्रीनिवास जी, जिस तरह से सरकार, टीआर श्रीनिवास बता रहे हैं कि सरकार किस तरह से काम कर रही है, लेकिन आपकी तरफ से भी आपको नहीं लगता कि ये सारे हालात खराब होने के बाद हमने सिचुएशन में हाथ डाला है कि हम अपने बच्चों को लाएंगे, पैसा हम देंगे, ये सारी चीजें हो रही थी, इससे पहले क्यों कदम नहीं उठाए गए जबकि हालात बन रहे थे इस तरह के? बच्चू श्रीनिवास जी, कोई भी नहीं सोचा ये वार होगा, ये दूसरे कंट्रीज ने तो निकाल लिया ना सर, 2 हफ्ते पहले निकाल लिया। हाँ, हमारे बच्चों को भी हम लेके आने के लिए आज हेल्पलाइन लगाया, और जो कॉलेज लोग जो वहाँ पढ़ रहे हैं ना, कॉलेज के मैनेजमेंट ने अभी बच्चों को ये रोमानिया हंगेरी बॉर्डर के पास लेके जा रहे हैं, वहां से अपना गवर्नमेंट, अपना एम्बेसी के साथ अपना गवर्नमेंट, ये भारत जी, लगता है आवाज रुक गई है। टीआर श्रीनिवास जी, जिस तरह से जंग का मामला है और रूस ने बाकायदा अलर्ट किया था कि मैं हमला करूंगा, ठीक है, दोनों के बीच जो कुछ विवाद था वो चल रहा था, पहले ये सारे विवाद देखने के बावजूद, हमला करने के बावजूद सरकार सिर्फ मॉनिटर कर रही थी। भारतीयों को लाने की बात तब शुरू होती है जब सारे स्टेट्स ने कहा कि हमारे लोग इतने हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं, प्लीज हम उनके लिए मदद कीजिए। सरकार तब जाकर जो है इस पर एक्शन लेती है जब सिचुएशन पूरी तरह से कंट्रोल से बाहर हो गई थी। टीआर श्रीनिवास जी, देखिए, यूक्रेन जब ये डिप्लोमेटिक स्टेल गेम चल रहा था रशिया और यूक्रेन के बीच में जी, तब भी हमको आशा थी ये जंग तक नहीं जाएगा और हम जल्द से जल्द निकाल लेंगे। ठीक, मगर होता क्या है, ऑल ऑफ अ सडन ये वॉर चालू होता है और एयर स्पेस क्लोज हो जाता है जी। उससे पहले एयर यूक्रेन और बाकी जितने फ्लाइट्स थे उन्होंने अपने, जहां तक मैं न्यूज रिपोर्ट पढ़ रहा था और लोगों के स्टेटमेंट में देख रहा था मैं, उन्होंने प्राइस इंक्रीज कर दिए थे। अब उसके लिए थोड़ा, अगर आपको थोड़ा कोई मैकेनिज्म आपको इन प्लेस डालना पड़ता है, उसके लिए आपको बहुत जगह से कंसल्टेशन करना पड़ता है, आप एड हॉक नहीं डाल सकते। अगर आपको बाकी कंट्रीज का भी हेल्प लेना है तो वहां के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री से भी आपको बात करके कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, तो वो उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है। नहीं, ये ठीक है, इस सिचुएशन में वक्त लगेगा और दूसरे देशों के साथ भी आपको बात करनी पड़ेगी। सवाल ये आ रहा था कि हालात जब इस तरह के थे, जब एयरपोर्ट काम कर रहे थे,
सारे जहाज चल रहे थे, उस वक्त ये कोशिशें क्यों नहीं की गई? सिचुएशन को क्यों नहीं भांपा गया? आपको पता है नाटो के भरोसे जॉर्जिया और क्रीमिया का भी यही हाल हुआ था। हालांकि यूक्रेन जो है मेंबर भी नहीं है नाटो का, बावजूद उसके वो भरोसे पर था और ऐसे हालात बनने वाले थे। सरकार को क्या इसके अंदेशे पता नहीं चल रहे थे कि ऐसी स्थिति बनने वाली है? हम अपने लोगों को वक्त से पहले निकाल लें जब तक हालात ठीक हैं। आप ये सोचिए गिलानी साहब, 20,000 का संख्या है जो 16 से 20,000 का संख्या फ्लोट हो रहा है जी, और उसके हिसाब से अगर आप जितने भी फ्लाइट लगाएंगे यूक्रेन से डायरेक्ट इंडिया, वो उसका भी लॉजिस्टिक्स आपको वर्कआउट करना पड़ता है और वाया 4 जो कंट्रीज है उसका भी लॉजिस्टिक्स आपको करना पड़ता है जी। और इसका ये मतलब नहीं है हमारा सरकार कुछ मॉनिटर नहीं कर रहा था। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स 24/7 मॉनिटर कर रहा था सिचुएशन, तब जाके और हमने बहुत अर्जेंट सिचुएशन में हमने ये फैसला लिया है और देश के हित में फैसला लिया है और सिटीजन्स के हित में लिया ये। नहीं, बिल्कुल सरकार ने फैसला लिया, लेकिन बच्चू श्रीनिवास जी, आपको नहीं लगता कि जिस तरह की सिचुएशन बन रही थी, सारे स्टेट ने कहा कि हमारे लोग इतनी इतनी तादाद में फंसे हुए हैं, तो ये थोड़ा वक्त रहते कर लिया जाता तो आज सरकार को इतनी मेहनत करनी नहीं पड़ती, क्योंकि सिचुएशन तो ऐसी बन रही थी। कैसे देखते हैं? हाँ, वो तो सही है। इससे पहले अपन करे तो, मगर सोचे ना इतना वार आता, वार इतना दूर तक जाते बोल के अपन नहीं सोचे। इसके लिए अपन नहीं सोचे, इसके लिए आज ये क्रूशियल टाइम अपने को आ गया। फिर भी हमारे सरकार ने आज जो कंट्रोल रूम रखे ना 24 आवर्स बाय 7, इसको तो आज तक 300 कॉल आया। अभी वो चंद्रशेखर साहब ने कह रहे हैं ना कोई भी नहीं रिस्पॉन्ड हो रहे बोल के। जी हाँ, ऐसा कुछ ऐसे कई लोग हैं चंद्रशेखर की तरह से, कई पेरेंट्स हैं जिनको भी प्रॉब्लम है, कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। तो आप ऐसे लोगों की मदद कैसे करेंगे और उनको आप क्या मशवरा देंगे, क्या एडवाइस देंगे, कैसे सरकार जो कॉल कर रहे? हाँ, नहीं, चंद्रशेखर साहब आप व्हाट्सएप की स्क्रीनशॉट भिजाने के लिए नहीं, ये अपना फर्ज है, ये कारोबार करने का तेलंगाना सरकार की काम है। ये कैसे तो भी आप जितना नंबर 300 कॉल आया बोले तो सिर्फ 300। मैं नहीं बोल रहा हूँ और मोदी सरकार भी नहीं बोल रहा हूँ। मोदी सरकार सर जो ऊपर बैठी है, तेलंगाना सरकार बोले तो ऊपर काम करेगा क्या सर? ऑलरेडी सभी लोग उधर फंसा चुकी है। अगर बीजेपी गवर्नमेंट वंस डिसीजन ले लिया, आने को इतना मुश्किल भी नहीं है सर, क्यों तो छोटा सी काम है, पर लेने को कितना तकलीफ हो रहा पता नहीं है। अगर तेलंगाना सरकार बोलने के बाद भी बीजेपी सरकार काम करेगा क्या सर? ऐसा तो नियम तो कुछ नहीं है ना सर। बच्चे लाने को इतना मेहनत क्यों नहीं कर रहा है? जी टीआर श्रीनिवास जी, देखिए जिलानी साहब, मैं थोड़ा इस पे इत्तेफाक नहीं रखूंगा। देखिए हमारे लिए हर स्टेट का, हर माँ बाप का बच्चा हमारे लिए एक है जी। हर स्टेट का फंसा हुआ है, वो सब भारतीय हैं जी, और सबको निकालने के लिए हम कोई भेदभाव नहीं कर रहे और सबको निकाल रहे साथ में। जी बिल्कुल, चंद्रशेखर जी आप भरोसा रखें, हम उम्मीद करते हैं कि दोनों सरकारें हर भारतीय को यहां से निकालेगी यूक्रेन से, और हमारी दुआ है कि सारे लोग हिफाजत के साथ अपने अपने घर बच्चे पहुंच जाएं। और सरकार से यही उम्मीद रखिए कि सरकार की कोशिशें जारी हैं। हालात जरा ठीक नहीं है, लेकिन इस सिचुएशन में पूरी कोशिश है सरकार की कि धीरे धीरे उन तमाम भारतीयों को हिंदुस्तान लाया जाए, चाहे वो स्टूडेंट्स हो या वो काम करने के लिए गए हो। बहुत बहुत शुक्रिया टीआर श्रीनिवास जी, बच्चू श्रीनिवास जी, चंद्रशेखर जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए। राजनीति आगे बढ़ेंगे। 13वीं सदी के जाने माने शायर संत ज्ञानेश्वर की जाय पैदाश में नौजवानों के जरिए एक मुहिम चलाई जा रही है। ऑल वर्ल्ड गायत्री खानदान के अरकान के जरिए यहां के सूखे पड़े कुओं को एक बार फिर से चालू किया जा रहा है। देखिए मिशन पानी की रिपोर्ट। हमें दीजिए इजाजत, आदाब। आलंदी संत ज्ञानेश्वर जी महाराज का समाधि स्थल है। वहाँ पर भक्ति काल के उस समय में जब लगभग 1300 हमारा ईस्वी का समय था और संत ज्ञानेश्वर जी का जन्म वहाँ पर हुआ था, तो उस समय से ही वहाँ पर भक्ति की धारा बहती रही है। यूथ ग्रुप महाराष्ट्र ने इस काम को हाथ में लिया और सबसे पहले उन्होंने वहीं पास में देहू जो क्षेत्र है, घाट है, देवस्थान है, उस घाट की स्वच्छता का कार्य
2013 में शुरू कर दिया। और मंदिर के पास के ही, समाधि स्थल के पास के ही जो कुंड थे, जिसमें से भागीरथी कुंड था, जिसमें आपका राम कुंड था, तो वो जो 4 कुंड विशेष थे, उन कुंडों पर काम प्रारंभ किया। और फिर उस काम में जब लगे तो उसमें बहुत गाद थी, उन कुंडों में सीवर भरा हुआ था, लोगों ने उसको कचरा डालने का स्थान बना लिया था और कुछ लोगों ने तो उस पर अतिक्रमण कर लिया। तो धीरे धीरे करके युवाओं ने और जन समर्थन जुटा, रोटरी क्लब से लेकर के और भी हमारे दूसरे जो संस्थान थे, फिर 4 कुंड की सफाई का कार्यक्रम हुआ। और ये विश्वास जगा कि ये अगर 52 कुंडों की पूरी जानकारी मिल जाए तो इन कुंडों को पुनर्जीवित किया जा सकता है। अगर 52 कुंड साफ हो जाएं, अभी भी एक एक कुंड में 20-20 फीट पानी इकट्ठा हो जाता है दिन भर में, और बिल्कुल स्वच्छ निर्मल नीली धारा दिखाई दे रही। तो आलमदी की बहुत जनसंख्या नहीं है, लगभग मेरे ख्याल से 30,000 के आसपास की पॉपुलेशन होगी। यदि हम उसको कर लें तो ये हमारे छोटे से नगर को पूरे पानी की सप्लाई अकेले कुंडों से संभव हो सकती है।